भाड़ा में थोड़ी ना बैठे हो ओ जाए। सर आगे सर है। सर आगा भाई, सर आगा। खाइयो कौन आया तो देख बोलना पड़ेगा टेक्निकल यार। प्रोग्राम होगी। स्टूडेंट्स, काहे का ही हो रहे थे। ये बड़ा टेक्निकल प्रोग्राम प्रॉब्लम हो रही है। स्टूडेंट्स अपनी वॉइस हाँ। को म्यूट करें। ललिता, जानवी, हरीश, लक्ष्मण, प्रजापत अपनी वॉइस को म्यूट करें। यस सर। देखिए, अपना वॉइस म्यूट रखेंगे, आपका जो कैमरा है उसको भी आप ऑफ रखें, जिससे नेट की कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, मेरी बात को आप अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और लास्ट की जो 5 मिनट्स मैं आपको दूंगा उस पे आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर पाएंगे। तो अभी केवल आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। अपनी नोटबुक और सर क्लियर स्क्रीन नहीं आ रही। कलम अपने साथ रखें। सर वॉइस बंद कराओ इनकी। यश, मालपानी, हरीश अपनी वॉइस को म्यूट रखें। लक्ष्मण प्रजापत है, लक्ष्मण प्रजापत वॉइस को म्यूट करें। देखिए, अब हम शुरू करते हैं। आपके डाउट्स हैं लास्ट की 5 मिनट्स में आप क्लियर करेंगे, पूछना चाहेंगे जब आपको कहा जाए, जब आपको मौका दिया जाए। अब हमारी बात हम शुरू करते हैं। प्रकरण है, आज हमारा टॉपिक है छंद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि छंद होता क्या है, छंद कहते किसे हैं। तो परिभाषा को लेकर हम सबसे पहली बात करेंगे। छंद की परिभाषा क्या होती है, छंद किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने कई बार देखा है कि जब भी कोई कविता को हम पढ़ते हैं तो लगभग कविता की पंक्तियां बराबर की होती है। कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत छोटी पंक्ति नजर नहीं आती है। कुछ कविताओं में ऐसा हो सकता है, लेकिन अधिकांश हम कविताएं देखें या जो भजन होते हैं उनको देखें तो उनमें पंक्तियां लगभग बराबर सी होती है, अर्थात उसमें छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये छंद क्या होता है, किसे कहते हैं? देखिए, मात्राओं या वर्णों के आधार पर रचित पद छंद कहलाते हैं। मात्राओं या वर्णों के आधार पर, मान लीजिए कोई कवि अपनी कविता बना रहा है, तो पहली पंक्ति में जितनी मात्राएं आई हैं, यूज की हैं, प्रयोग की हैं, दूसरी पंक्ति में भी उतनी ही मात्राएं होती है। या ऐसा नहीं होता तो फिर कवि का प्रयास होता है कि पहली पंक्ति में जितने वर्ण हैं, दूसरी पंक्ति में उतने ही वर्ण होने चाहिए। तो अगर इस आधार पर, मात्राओं के आधार पर, कि पहली पंक्ति में जितनी मात्राएं, दूसरी पंक्ति में उतनी ही मात्राएं हैं, इस तरह से अगर काव्य सृजन किया जाता है, कविता बनाई जाती है, भजन लिखे जाते हैं, या फिर मात्राओं के आधार पर नहीं तो वर्णों के आधार पर, पहली पंक्ति में जितने वर्ण हैं, दूसरी पंक्ति में भी उतने ही वर्ण है। अगर इस तरह से कोई कविता लिखी जा रही है तो फिर उन पदों को हम छंद कहते हैं, मात्राओं के आधार पर या फिर वर्णों के आधार पर। अगर कोई पद रचित किए जा रहे हैं, सृजित किए जा रहे हैं, तो फिर उसे हम छंद कहेंगे। तो परिभाषा अच्छे से ध्यान रखें, मात्राओं या वर्णों के आधार पर रचित पद छंद कहलाते हैं। अब बात ये होती है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं।
तो इसकी परिभाषा से ही हम छंद के प्रकार देख सकते हैं। छंद के प्रकार या छंद के भेद। तो परिभाषा से पता चला कि छंद दो प्रकार के होते हैं। एक वो छंद जिनकी रचना मात्राओं के आधार पे हो रही, और दूसरे छंद ऐसे हो सकते हैं जिनकी रचना वर्णों के आधार पे हो रही है। तो दो प्रकार के हैं। नंबर 1, अगर मात्राओं के आधार पर बना है वो छंद तो उसे हम मात्रिक छंद कह देंगे, और यदि वर्णों के आधार पर बना है तो उसे हम वार्णिक छंद कह देंगे। अगर मात्राओं के आधार पर कोई छंद बना है तो वो मात्रिक छंद होगा, अगर वर्णों के आधार पर बनाया गया है तो फिर वो वार्णिक छंद होगा। तो छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। तो सबसे पहले हम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ते हैं। मात्रिक छंद। परिभाषा नाम से ही पता चल रहा है, मात्राओं के आधार पर रचित छंद, मात्राओं के आधार पर रचित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद कहलाते हैं। अगर मात्राओं के आधार पर रचना की गई है तो ऐसे छंद मात्रिक छंद होते हैं। सिंपल सी बात करें कि पहली लाइन में हम गिन के देख लें जितनी मात्राएं हैं, अगर दूसरी लाइन में दूसरी पंक्ति में भी उतनी ही मात्राएं हैं, मात्राएं बराबर है, पहली लाइन में पहली पंक्ति में जितनी मात्राएं हैं, अगर दूसरी पंक्ति में भी उतनी ही मात्राएं हैं तो फिर वहां पर मात्रिक छंद होगा। और मात्राओं का अर्थ हम स्वरों से जानते ही हैं, मात्राएं स्वरों की होती है, अर्थात स्वरों के आधार पर ये मात्राएं हम गिन सकते हैं। अब इसके लिए हमें मात्राओं को गिनना आना चाहिए कि मात्राएं कैसे गिनते हैं, तभी तो मात्रिक छंद का हमें पता चलेगा। तो मात्राएं गिनने के नियम क्या है, देखो मात्राएं गिनने के नियम। इसके लिए आपको दो नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। मात्राएं कैसे गिनते हैं इसके दो नियम हैं। नियम नंबर 1 देखो क्या कहता है, अ, ई, उ, री, ये 4 स्वर जिनको हम लघु स्वर भी बोलते हैं, ये 4 स्वर हैं। अ, ई, उ, री आदि स्वरों की मात्रा 1। अगर ए आ गया तो उसकी 1 मात्रा गिननी है, ई आ गया तो भी 1, उ आ गया तो भी 1, और री। ये जो लघु स्वर हैं इनमें कोई सा भी स्वर दिखाई दे तो इनकी 1 मात्रा गिननी है। 1 को छंद में लघु बोला जाता है, 1 मात्रा को लघु कहा जाता है, और इसका प्रतीक होता है ऐसे 1। जहां भी 1 मात्रा है, इन चारों की 1-1 मात्रा होती है, 1 मात्रा होती है उसको लघु बोला जाता है, और ये इसका प्रतीक होता है, सिंबल होता है। तथा शेष स्वरों की, इन 4 के अलावा जो स्वर बच गए
शेष स्वरों की मात्रा 2, इन 4 की तो 1-1 होगी, और इनके अलावा कोई भी स्वर हमें नजर आ जाए तो उनकी मात्रा 2 होती है, और 2 को हम बोलते हैं गुरु। 2 को, जिसकी 2 मात्रा होती है उसको हम गुरु बोलते हैं, और उसका सिंबल होता है ऐसे एस की तरह। तो हम सिंबल ऐसा देखें तो समझ जाएंगे, इसकी 2 मात्रा है, इसको गुरु बोला जाता है। मात्रा 2 होती है। ये पहला नियम है, बिल्कुल आसान सा नियम है, अच्छे से समझे हम इस बात को। ए, ई, उ, री अगर हमें नजर आता है उस पंक्ति में, तो इन चारों स्वरों की मात्राएं 1-1 गिननी पड़ेगी हमें। इन चारों की 1-1 मात्रा होती है, और इनके अलावा जो दूसरे स्वर आते हैं तो उनकी मात्रा हमें 2-2 गिननी है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, कोई आधा वर्ण है, आधा वर्ण, ऋस्व भी बोल सकते हैं, कोई आधा वर्ण है तो उससे पूर्व की मात्रा गुरु होगी, अर्थात 2 होगी। अगर कोई ऐसा शब्द हमें दिखाई दे रहा है जिसमें कोई आधा वर्ण आ रहा है, तो आधे वर्ण से पहले हमें 2 मात्राएं गिननी पड़ती है। आधे वर्ण से पहले हमेशा 2 मात्रा होगी, चाहे वहां पर ए मिल जाए चाहे ई मिल जाए। इन चारों में से भी अगर कोई स्वर मिल जाए तो भी मात्रा 2 गिननी पड़ेगी, लेकिन कब? आधे वर्ण से पहले। जहां भी आधा वर्ण आए उससे पहली वाली मात्रा हमेशा 2 गिनी जाएगी। ये दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखें, कई बार इसकी वजह से गलती हो जाती है। अगर इन 4 स्वरों के अलावा है तब तो वैसे ही 2 होती है और 2 ही रखेंगे, लेकिन यदि ये 4 भी आ जाए, कब? आधे वर्ण से पहले, तो इनकी मात्रा भी उस कंडीशन में 2 ही गिनी जाएगी। ये ध्यान रखें। तो एक बार सर हम जैसे, छोटे छोटे, हाँ बोलिए। सर जैसे कि एक उदाहरण देना एक बार। हाँ, अभी उदाहरण ले रहे हैं। अब हम छोटे छोटे शब्द लेकर के और एक बार शब्दों की मात्राएं गिनने का अभ्यास कर लेते हैं, फिर पंक्तियों की मात्रा गिनेंगे, लेकिन एक बार शब्दों की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जैसे एक सिंपल सा हमने लिया है पवन, एक शब्द है पवन, तो हमें ध्यान है प में ए स्वर है, इसकी मात्रा होगी 1, व में भी 1 स्वर है ए, तो 1 मात्रा होगी, और न में भी ए स्वर है तो इसकी मात्रा भी 1 होगी। तो पवन में मात्राएं हो गई 3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं धावक। अब यहां आ स्वर है तो इसकी मात्रा होगी गुरु अर्थात 2, फिर आगे है ए, 1 मात्रा है, आगे फिर ए है तो 1 मात्रा है, अर्थात धावक में मात्राएं होगी 4। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े न्याय, इसमें देखिए आधा वर्ण तो है लेकिन आधे वर्ण से पहले इसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो फिर ये दूसरा नियम लागू होगा ही नहीं। दूसरा नियम तो तब लगता है जब आधे वर्ण से पहले भी कोई स्वर हो, तो दूसरा नियम यहाँ लगेगा नहीं। आधे वर्ण में कोई स्वर है ही नहीं है तो इसकी मात्रा भी नहीं होगी। इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ आ है तो इसकी 2 मात्रा हो गई, और यहाँ ए तो 1 मात्रा हो गई, अर्थात इसकी मात्राएं हो गई 3। न्याय में 3 मात्रा हो गई। इसी प्रकार और अभ्यास करें हम। प्रकार, याद है कि प्रकार क्या होता है, इसको हम विस्तारित रूप लिखते हैं एक बार। इसमें पे हलंत वाला है, ऋश्व है, आधा है, और इसमें जो ये र है
वो पूरा है। और आगे हम जानते हैं का है और फिर है। तो इसको भी अगर हम विस्तारित रूप में देखें तो इसमें जो आधा वर्ण है वो पहले है, और इससे पहले पैसे पहले आधे से पहले यहां कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए दूसरा नियम यहां भी लागू नहीं होगा। पै में कोई मात्रा होती नहीं है, केवल रे में ए है तो एक मात्रा हो गई, फिर आ गया का, इसकी दो मात्रा हो गई, और फिर आ गया ए, एक मात्रा हो गई। तो प्रकार की मात्राएं हो गई 4। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अध्याय। ये देखिए, अब इसमें देखिए आधे अक्षर से पहले ए है, फिर भी इसकी मात्रा गिनेंगे 2। एक मात्रा नहीं गिनेंगे, मात्रा गिनेंगे 2, क्योंकि यहां दूसरा नियम क्या कहता है कि आधे वर्ण से पहले वाली मात्रा हमेशा 2 होगी। तो आधे वर्ण से पहले ए है, फिर भी मात्रा 2 होगी, क्योंकि यहाँ दूसरा नियम लागू होगा। आधे अक्षर से पहले जो भी स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो, मात्रा हमेशा 2 ही गिनेंगे। तो यहाँ ए होने के बाद भी 2 मात्रा, आधे अक्षर में कोई मात्रा होती नहीं है। आगे जाएंगे या, तो इसमें आ गया, यहाँ भी 2 मात्रा, और यहाँ ए है तो 1 मात्रा, अर्थात अध्याय की मात्राएं हो गई 5। इस तरह से हम मात्राएं गिन सकते हैं। तो ये हमने छोटे छोटे शब्द लेकर के मात्राएं गिनने का अभ्यास किया है। अगर एक छोटा सा अपन नाम ले लें, मीना, तो यहां देखो बड़ी ई आ गई तो 2 मात्रा होगी, क्योंकि छोटी ई की होती है एक तो, लेकिन यहाँ बड़ी ई आ गई तो 2 मात्रा होगी, और आ की 2 मात्रा होती है, इसलिए इसकी मात्राएं हो गई 4। तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे, अगर मात्राओं के आधार पर रचित छंद है तो वो मात्रिक छंद होगा, और इसमें पहली पंक्ति में जितनी मात्राएं हैं दूसरी पंक्ति में भी उतनी ही मात्राएं होती है, और मात्राएं गिन के हम जान सकते हैं कि यहाँ मात्रिक छंद है। मात्राओं को गिनने से हमें पता चल सकता है। और मात्राएं गिनने के नियम हमने 2 सीख ही लिए हैं कि अ, ई, उ, री हो तो 1 मात्रा गिननी है, और इसके अलावा कोई दूसरे स्वर आ जाए तो 2 मात्रा गिननी है, और इस तरह से हम मात्राएं गिन सकते हैं। अब हम आगे अपनी बात बढ़ाते हैं कि मात्रिक छंद की परिभाषा तो हो ही गई। अब इसके अगर उदाहरण देखें तो दोहा, सोरठा, चौपाई आदि मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। दोहा जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, सोरठा या चौपाई, इन तीनों का प्रयोग आपने सुंदरकांड में भी देखा होगा, बोला होगा, गाया होगा। इसके अलावा हनुमान चालीसा में भी देखा होगा। इसके अलावा रामचरितमानस, जिसे आप रामायण बोलते हैं, उसमें भी पढ़ा सुना होगा। तो दोहा, सोरठा, चौपाई ये मात्रिक छंद के उदाहरण हैं, अर्थात दोहे की रचना मात्राओं के आधार पर होती है, सोरठा और चौपाई की रचना भी मात्राओं के आधार पर ही होती है। इसलिए दोहा, सोरठा, चौपाई ये सब मात्रिक छंद हैं। हमने कह तो दिया, लेकिन देखेंगे, मात्राएं गिन के देखेंगे वास्तव में ये मात्रिक छंद है या नहीं। तो देखिए एक दोहा हम लेते हैं, एक दोहा ले लेते हैं, हनुमान चालीसा से ले लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी
वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायकु फल चारि। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है। हनुमान चालीसा शुरू होती है, वहां ये पहला दोहा, सबसे पहले ये दोहा आता है। तो इसी दोहे में हम देखते हैं कि ये दोहा है, आपका जाना पहचाना है। इसमें मात्राएं गिन के देख लेते हैं। क्या पहली पंक्ति में जितनी मात्राएं हैं दूसरी पंक्ति में भी उतनी मात्राएं हैं? और अगर ऐसा है कि पहली पंक्ति में जितनी मात्राएं हैं दूसरी पंक्ति में भी उतनी ही मात्राएं हैं, तो फिर हम समझ जाएंगे कि दोहे में मात्रिक छंद होता है, दोहा भी एक मात्रिक छंद है। तो मात्राएं गिनते हैं, देखें, बड़े ध्यान से देखना है आपको। यहां देखिए श्री में बड़ी ई है, तो बड़ी ई की 2 मात्रा होती है, सिंबल उसका एस की तरह होता है। यहां छोटा ऊ है तो 1 मात्रा होगी। और अब रू वाला सिस्टम जरूर देख लीजिए आप, अलग से हम देख लेते हैं। अगर ऐसा रू कहीं पर लिखा हुआ है तो वहां पर बड़ा ऊ है, और यहां पर आपको ऐसा रू मिले तो वहां पर छोटा ऊ है। अर्थात जो ये ऊ वाली मात्रा पूरी बंद है, पूरी बंद है, तो वहां बड़ा ऊ होता है। जहां इसका मुंह खुला होता है वहां छोटा ऊ होता है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ यदि हम देखें तो इसका मुंह खुला हुआ है, इसलिए यहाँ छोटा ऊ है, 1 ही मात्रा होगी। आगे ए है तो 1 मात्रा, फिर 1 मात्रा, फिर 1 मात्रा। सरोज में ए है तो पहले 1 मात्रा, फिर यहाँ ओ आ गया तो ओ की 2 मात्रा होगी, क्योंकि हमने देखा अ ई उ री, इनकी 1, बाकी सबकी 2। तो यहाँ ओ आ गया, इसलिए 2 मात्रा है। फिर 1, फिर 1, 1, छोटी ई है तो 1, 1, 1, छोटा ऊ है तो इसकी भी मात्रा 1, छोटा ऊ तो 1, 1, यहाँ भी मुंह खुला है तो 1, 1। अब यहाँ आ गया, आ आते ही मात्रा हो गई 2, और लास्ट में छोटा ई है तो इसकी भी मात्रा 1 हो गई। अब इन मात्राओं को गिन लेते हैं, कितनी हो गई, पहली पंक्ति में कितनी मात्राएं हो गई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24। पहली पंक्ति में 24 मात्राएं हो गई है। अब दूसरी पंक्ति में भी देख लेंगे। अगर 24 मात्राएं होती है तो फिर हम कह देंगे वास्तव में दोहा मात्रिक छंद ही होता है, दोहे में मात्रिक छंद होता है, दोहा भी एक मात्रिक छंद है। मात्राएं बराबर होने पर पहले मात्राएं गिनेंगे, दूसरी पंक्ति में भी देखिए 1, 1, 1, छोटा हुआ तो 1, 1, 1, 1, 1। उसके आगे बढ़े तो भी 1, 1, 1, 1, 1। यहां तक सबकी देखो 1, 1 है। यहाँ ओ आ गया तो इसकी होगी 2, यहाँ आ है तो इसकी भी होगी 2, फिर 1 और 1, छोटा हुआ तो 1 होगी, 1, 1, यहाँ आ गया तो 2, और लास्ट में छोटी तो 1। देखिए गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24। हमने देखा दोहा, और दोहे में हमने मात्राएं गिनी कि पहली पंक्ति में 24 मात्राएं थी, और दूसरी पंक्ति भी जब हमने गिनी तो उसमें भी 24 मात्राएं थी। अर्थात इस दोहे की रचना मात्राओं के आधार पर हुई है। मात्राएं बराबर है तो मात्राओं के आधार पर रचना हुई है। ये भी मात्रिक छंद है।
तो ऐसे मात्राएं गिन के पहचान सकते हैं कि मात्रिक छंद है। मात्राएं गिनने से पता चल जाएगा और मात्राएं गिनना हमें आएगी। तो ये दोहा हमने लिखा है, दोहा मात्रिक छंद होता है। हमने मात्राएं गिन के प्रूव कर लिया है, इसको जान लिया है कि वास्तव में दोहा मात्रिक छंद है, दोहे में मात्रिक छंद होता है। अब बात करें सोरठा, तो देखो सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा कर दो तो वह सोरठा बन जाता है। दोहे को ही अगर हम उल्टा कर दें तो वह सोरठा बन जाता है। कैसे देखें, जब इस दोहे को गाते हैं, या आपने भी हनुमान चालीसा पढ़ी है, तो किस तरह से गाते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो हमने बीच में रुका था, देखो श्री गुरु चरण सरोज रज, यहां थोड़ा सा रुके थे, निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर विमल जसु, फिर रुके हैं जसु पे, जो दायक फल चार। तो अब देखो ये दोहा था। अब जहां अल्प विराम है उससे पहले वाला पहला चरण, फिर ये दूसरा चरण, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। दोहे में 4 चरण होते हैं। अगर हम थोड़ा सा बदल दें, कैसे कि दूसरे वाला चरण पहले की जगह लिख दें और पहले वाला चरण दूसरे की जगह लिख दें, चौथा चरण तीसरे की जगह लिख दें और तीसरा चरण चौथे की जगह लिख दें। अगर हम ऐसा दोहे में परिवर्तन कर दें तो फिर सोरठा बन जाता है, उसको हम सोरठा कहेंगे। अब देखो इसको सोरठा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, निज मन मुकुर सुधारी श्री गुरु चरण सरोज रज जो दायक फल चारी बरनहु रघुवर विमल जसु। अगर इन चरणों को इधर लिख दें और इधर वाले चरणों को इधर लिख दें तो फिर वह सोरठा कहलाता है। तो सोरठा भी मात्रिक छंद होता है। क्यों होता है आप बताइए, ये पूरी लाइन है, इसमें 24 मात्राएं हैं। अगर हम इस दूसरे भाग को इधर लिख दें और पहले को इधर लिख दें तो भी मात्राएं तो 24 ही रहेगी ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, किसी प्रकार का बदलाव नहीं आ सकता है। इसलिए हम ध्यान रखें कि सोरठा है उसमें भी मात्रिक छंद ही होगा। तीसरे चरण को, चौथे चरण को यहां लिख दें और तीसरे को यहां लिख दें तो भी इस लाइन की मात्राएं 24 की 24 ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं सोरठा भी मात्रिक छंद होता है। अब चौपाई को और देख लेते हैं, क्या चौपाई में भी मात्रिक छंद ही होता है, देख लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। ये एक हमने चौपाई लिखी है। मात्राएं गिन के देखते हैं क्या मात्राएं बराबर है, क्या मात्रिक छंद होता है चौपाई में भी, देख लेते हैं। मात्रा गिनेंगे आपको आएगा मात्रा गिनना, एक एक एक, छोटा ऊ है तो एक, यहाँ आ है तो 2, फिर एक, यहाँ फिर आ है तो 2, एक एक एक, आ है 2 1 1। ये पहली लाइन की मात्राएं हमने लिखी हैं, गिन लेते हैं कितनी हो गई, 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 14 15 16। पहली पंक्ति में मात्राएं हुई है 16। दूसरी में भी गिन लेते हैं,
एक एक एक। अब देखो बड़ी ई आ गई इसलिए दो मात्रा होगी। एक, यहाँ छोटी ई है, एक छोटा हुआ है एक। यहाँ देखो ओ आ गया, ओ दो मात्रा होगी। एक छोटा हुआ है एक ही होगी। एक आ की मात्रा दो होती है और फिर एक एक। सबकी मात्राएं हमने लिख ली है। अब देखो इनको भी गिन लेते हैं कितनी होती है। एक, दो, तीन, पाँच, छ, सात, आठ, 10, 11, 12, 14, 15, 16। दूसरी पंक्ति में भी मात्राएं 16 हो गई। ये हमने एक चौपाई लिखी है। पहली पंक्ति में 16 मात्राएं हैं, गिन के देखा है हमने, और दूसरी पंक्ति में भी 16 मात्राएं हैं, ये हमने गिन लिया। अर्थात मात्राएं बराबर है, यहां भी मात्रिक छंद है। ऐसा भी कह सकते हैं कि चौपाई मात्रिक छंद है, चौपाई में भी मात्रिक छंद होता है। तो हम ध्यान रखें, दोहा, सोरठा, चौपाई जब भी आ जाए तो वहां मात्रिक छंद होगा। ये हमने मात्राएं गिन करके देख लिया है। आपको जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए, जब भी कोई काव्य पंक्तियां आ जाए और पूछा जाए कि कौन सा छंद है, तो फिर हम मात्राएं गिन लेंगे। हम मात्राएं गिन लेंगे और मात्राएं गिन के अगर हमें पता चले कि पहली पंक्ति में जितनी मात्राएं हैं दूसरी पंक्ति में भी उतनी ही मात्राएं है। अगर दोनों पंक्तियों में मात्राएं बराबर है तो हम कह देंगे कि यहाँ मात्रिक छंद है। और अगर मात्राएं बराबर नहीं है तो फिर हम वर्ण गिनेंगे। वर्ण कैसे गिनते हैं वो वार्णिक छंद हम जो पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। तो देखिए, मात्राओं या वर्णों के आधार पर रचित पद छंद कहलाते हैं। छंद दो प्रकार के हैं। मात्राओं के आधार पर रचना की जा रही है तो मात्रिक छंद है। वर्णों के आधार पर जिनकी रचना की जाती है वो वार्णिक छंद है। मात्रिक छंद हमने पढ़ा था कि मात्राओं के आधार पर रचित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। पहली पंक्ति में जितनी मात्रा है दूसरी पंक्ति में भी उतनी ही मात्राएं होती हैं, वहां मात्रिक छंद होते हैं। मात्राएं कैसे गिने उसके लिए हमने दो नियम सीखे थे, अ, ई, उ, री। अगर ये चार स्वर या इन चार में से कोई स्वर आता है तो एक मात्रा गिनेंगे। इनके अलावा जो भी स्वर हो सबकी दो दो मात्राएं गिनी जाती है। एक मात्रा हो उसको लघु कह देते हैं और जिसकी दो मात्रा होती है उसको गुरु कह देते हैं और इसका सिंबल एस की तरह होता है। दूसरा नियम ये था कि मान लीजिए किसी शब्द के बीच में कोई आधा वर्ण आ जाता है, आधा अक्षर आ जाता है, तो उसके बिल्कुल पहले वाला वर्ण है उसके साथ कोई भी स्वर लगा हो फिर भी हम मात्रा दो गिनेंगे। आधे वर्ण से पहले हमेशा मात्रा दो गिनी जाएगी, ये दूसरा नियम था। तो हमने कुछ शब्दों से पहले छोटे छोटे शब्दों की मात्राएं गिन के अभ्यास किया। फिर हमने कहा कि दोहा, सोरठा, चौपाई ये सब मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। इन सब में मात्रिक छंद होता है। दोहे में हमने गिन के देखा, पहली पंक्ति में 24 मात्राएं और दूसरी पंक्ति में भी 24 मात्राएं होती है। तो हम पहचान गए कि मात्राएं बराबर है तो मात्रिक छंद है, अर्थात दोहा मात्रिक छंद होता है, दोहे में भी मात्रिक छंद है। इसी को हम बदल करके सोरठा बना लेते हैं। केवल इनके चरणों को आगे पीछे करना होता है, मात्राएं वही की वही रहेगी, 24 की 24 ही होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए सोरठा भी मात्रिक छंद है, सोरठे में भी मात्रिक छंद है। चौपाई में भी हमने देखा पहली पंक्ति में 16 मात्राएं थी और दूसरी पंक्ति में भी 16 मात्राएं हैं। तो चौपाई है उसमें भी मात्रिक छंद होता है, चौपाई भी एक मात्रिक छंद ही है। इसको हमने देख लिया है। मात्राएं गिन के और आश्वस्त हो गए हैं, पूरा विश्वास हो गया वास्तव में चौपाई में भी मात्रिक छंद होता है। चौपाई भी एक मात्रिक छंद का उदाहरण है, चौपाई भी एक मात्रिक छंद है। अब किसी भी स्टूडेंट के
कोई कंफ्यूज हो, मात्रिक छंद से संबंधित कोई बात पूछना चाहें तो क्रम से एक एक आप अपने वॉइस को ऑन कर लें और आप कोई भी डाउट है पूछा जा सकता है। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर मात्रिक छंद से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, कोई डाउट है, वो क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट। किसी को कोई डाउट नहीं है? आज हम क्या करेंगे कि हमारी दो बुक्स है, एक आरोह एक वितान, दो बुक्स है हमारी। फर्स्ट बुक जो प्रधान बुक है उसका नाम है आरोह और सेकंड बुक है सहायक बुक है उसका नाम है वितान। तो हम ये दोनों वितान आरोह कोई नहीं है ये ना, कोई पहले बोले किसी बात से आपको मेरे पास है। दो बुक्स है हमारी, एक है आरोह एक है वितान। क्या? ये दो बुक्स है हमारी। तो आरोह जो हमारी, सर वॉइस रिकॉर्ड बंद करवाओ। अरे मैं नहीं जानती हूँ, तो कोई पहले बोले उसके बाद हमने में से आप एक एक बच्चा बोलें जिसको कोई डाउट है, एक एक बच्चा पूछें क्योंकि सभी डिस्टर्ब होते हैं इससे बेटा। देखिए मैं बात कर रहा था कि आरोह जो हमारी प्रधान बुक है, मुख्य बुक है, उसमें पद्य खंड है, बहुत सारी कविताओं वाले पाठ है। तो आज हम क्या करेंगे कि वो जो कविताओं वाले पाठ हैं, आरोह में पद्य खंड है, उन कविताओं में हम मात्राएं गिन गिन के देखें कि कौन सी कविता मात्रिक छंद से संबंधित है। क्योंकि जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, उस समय मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा इस कविता में कौन सा छंद है। तो आपको अभी आज ही प्रैक्टिस करनी है। उन कविताओं में, उन पंक्तियों में आप मात्राएं लिखें और गिन लें कि पहली पंक्ति में कितनी मात्राएं, दूसरी पंक्ति में कितनी मात्राएं। तो जो जो मात्रिक छंद वाली कविताएं हैं आप गिन करके लिख लें कि इस कविता में मात्रिक छंद है और वो मात्राएं भी गिन लें। तो आज हमें